देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, लगभग वैसा ही बयान गाजीपुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं सांसद अफजाल अंसारी, उनकी तरफ से भी दिया गया। अफजाल अंसारी कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तो संभाल लिया, वरना मोदी भी चुनाव हार गए होते। मोदी जहां से चुनाव लड़े उसके आसपास की सभी सीटें बीजेपी हार गई। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। ये तो सीधे जरा हम लोग कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जरा समझते हैं। ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वीरेश, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी गंगा सी बहती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। मतलब एक तरफ राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं और वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार को लेकर दावा कर रहे हैं कि अगर प्रियंका लड़ जाती चुनाव तो जी मोदी जी को हरा देती। और दूसरी तरफ देखिए आप, उल्टी गंगा यहां पर भी बह रही है कि जो अफजाल अंसारी साहब हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। वीरेश, देखिए, एक्चुअली जो अफजाल अंसारी कह रहे हैं वो बुलडोजर का मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बुलडोजर बहुत हो गया, अब मऊ और गाजीपुर में चल गया। अब बाबा का जिस तरीके से उन्होंने महिमा मंडन किया है, वैसे में लगता है कि भाई जब बुलडोजर अब मुख्तार के बाद जरा धीरे कर दीजिए और दूसरी तरफ घुमा दीजिए। और दूसरी तरीके से उनका यह है कि दोनों के बीच में, मोदी, योगी, अमित शाह के बीच में किसी तरीके से मतभेद करने की अगर कोशिश है तो उसे और भी बढ़ा दे। और रही बात राहुल गांधी की, तो मैं वाराणसी में मौजूद था जब राहुल और अखिलेश की सभा हो रही थी। उस दरमियान भाषण देते हुए अखिलेश ने भी कहा था कि एक सीट छोड़कर हम बाकी सब जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे अजय राय भी जीत सकते हैं, यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अजय राय जीत सकते हैं। लेकिन जो परिणाम अप्रत्याशित आया है और विपक्ष का जो हौसला बुलंद हुआ है, उसके बाद अब ये सारे बयान आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने ये सोचा भी नहीं था कि वाराणसी की जनता जो प्रधानमंत्री ने 10 साल का विकास वहां किया है उसका ये सिला देगी। अगर ये देती, अगर इन्हें ये हौसला होता, अगर इन्हें भरोसा होता तो ये चढ़कर चुनाव लड़ते। और जब चढ़कर चुनाव लड़ते तो ये अफसोस नहीं होता कि प्रियंका लड़े, क्योंकि प्रियंका के लड़ने की बात थी। और अजय राय ने कहा कि हम सबने आग्रह किया था। इस तमाम जानकारी के लिए तो देखिए किस तरीके से वीरेश पांडे कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस देखना पड़ेगा। वो डर कर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए अफजाल अंसारी सुनाई पड़े, और साथ ही साथ अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो फिर इस बात का कोई मतलब बचता नहीं कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती वाराणसी से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मात दे देती। खैर, सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, वाराणसी का मैंडेट, और महत्वपूर्ण यह हो जाता है मोदी क्यों टारगेट। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि साहब अगर लड़ जाती तो मोदी को हरा देती, तो इसमें तो पलटकर वही बात जो अभी वीरेश भी कह रहे थे कि लड़ने की तो आपने हिम्मत दिखाई नहीं और अब आप हार का डर दिखा रहे हैं, तो वो बयान तो बेबुनियाद सा नजर आता है। लेकिन ये वाराणसी के मैंडेट के जरिए नरेंद्र मोदी को जो टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की रणनीति आपको क्या लगती है राकेश शुक्ला जी? देखिए, राहुल गांधी के बयान को अगर मगर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनका बयान देखिए कि ये कुल मिला के जो मतदाता उनके साथ जुड़ा है लोकसभा चुनाव में, उसकी पेशबंदी है। वो उस डगमगाए हुए मतदाता को कांग्रेस के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं जी। और इसमें देखिए कि एक नई तरह की राजनीति की विधा तैयार हुई है उत्तर प्रदेश में। यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने मतदाताओं के डिगे हुए विश्वास को स्थिर कर लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा खतरा होगा क्षेत्रीय दलों का। और जो क्षेत्रीय दल वहां पे अपना एक किला बना के चल रहे हैं वो ढह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। तो पहली बार कांग्रेस पूरे फॉर्म के साथ उत्तर प्रदेश में दिख रही है। पिछली बार आरोप लगा था कि राहुल गांधी हारने के बाद उत्तर प्रदेश कुल 5 साल में 3 बार गए, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ही राहुल गांधी वहां सक्रिय हुए। टारगेट बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। और
कुल मिला के जो वोट आया हुआ, चाहे वो बसपा का वोट हो, सपा का वोट हो, वो चाह रहे कि ये वोट हमारे पास टिक जाए। ठीक है विजय जी, ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ते हैं तो करीब 56% वोट लेकर जाते हैं। 2019 में वो मार्जिन और बढ़ाकर करीब 64% वोट, और फिर 2024 में वो 2014 से भी कम आ जाता है, करीब 54% वोट जो उनके खाते में जाता है। तो अजय कोई नहीं, ये संदेश देने की यहां पर राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की जा रही है इस सियासी घेराबंदी के जरिए। देखिए, इतना बड़ी एक तरह से उनको सफलता मिली, कामयाबी मिली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, जो 1 से 6 सीटों पर बढ़ गए, तो एक आपका पूरा दावा है, बातचीत है, सब कुछ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाता है। और ये भी बात ठीक है कि प्रियंका गांधी को कहा गया था कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ें, लेकिन वो हार के डर से नहीं लड़ी थी। लोगों ने कहा कि भाई पहला चुनाव है, वो भी हार जाएंगे तो मुश्किल होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना संभव नहीं लग रहा था उनको, और इसीलिए अजय राय जो फिर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको मौका दिया गया और अजय राय ने अच्छा चुनाव लड़ा, और 3 लाख वोट कम हो गए वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के, तो इसलिए ये बनता है। लेकिन रायबरेली को लेकर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ प्रधानमंत्री और रायबरेली से। आज की तारीख है 12 जून जी, आज से 50 साल पहले 12 जून 1975 को रायबरेली में ही इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा था 1971 का, उसमें गलत तरीके से इस्तेमाल करने के प्रशासन पर उन पर फैसला आया था उनके खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री की जो सदस्यता थी रायबरेली से वो चली गई थी। 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वो फैसला रायबरेली और रायबरेली से अब सांसद चुने गए हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर बात है, शुक्ला जी की बात से मैं सहमत हूँ कि क्या ये जो पेशबंदी हो रही है कि जो वोटर मिला है उसको कैसे ताकत में बनाया जाए। वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, 2% से 8% पे कांग्रेस को मिल गया है, तो विधानसभा चुनावों तक क्या वो बनेगा, और यदि वो ऐसा होता है तो क्या समाजवादी पार्टी से जो उनकी दोस्ती है, ये दो लड़कों की जो दोस्ती दोबारा हुई है 17 के बाद, वो बनी रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी को खतरा होगा। अच्छा, अभी तक जब आम चुनाव होता था, 24 चुनाव होता तो ये माना जाता था कि साहब बीजेपी की रणनीति रहती है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में सामने लाकर राहुल गांधी को खड़ा किया जाए, मोदी वर्सेस राहुल बनाया जाए, ताकि उसमें नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो और नुकसान कांग्रेस को हो रणनीतिक तौर पर। लेकिन क्या अब यहां पर कांग्रेस की रणनीति उल्टी होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अब सीधे अटैक नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये पूरा आप कह रही हैं या जो विवेचना यहाँ चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये डिफेंसिव एक आर्ग्यूमेंट है। एक कहावत है कि इन रिट्रोस्पेक्ट एवरीबडी इज़ वाइजर। दृष्टांत में सब जो है वो विजडम से भर जाते हैं, बड़े होशियार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मगर से राजनीति चलती नहीं है। ये होता तो ये हो जाता, अगर ये होता तो ये हो जाता, तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से रोका किसने था? ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए, अजय राय ने कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ जाती, क्या होता नहीं होता ये तो बात का होता, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ जाती और जीत जाती तो राहुल गांधी का क्या होता? समस्या तो ये है, समस्या ये है कि आप समझिए, अगर चुनाव वो लड़ जाती और वो जीत जाती, मान लीजिए ऐसा होता नहीं, पर अगर मान लीजिए ये हो जाता, तो फिर राहुल गांधी का क्या होता? तो मुझे लगता है कि ये जो माननीय शुक्ला जी ने कहा, ये बात सच है कि एक उनको एक अचानक लाभ मिल गया, और वो लाभ कई कारणों से मिला। अब उसको कंसोलिडेट करने की वो एक कोशिश कर सक रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पर मैं आपको ये जरूर बताना, ये जरूर चाहता हूँ कि राजनीति जो है जिस प्रकार से हुई है, वो एक चीज होना था वो हो गया। अब यहाँ से राजनीति फिर से करवट बदलेगी, और बिल्कुल, और इसीलिए मुकेश केजरीवाल जी, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो प्रोफेसर साहब यहाँ पर कह रहे हैं, ये कांग्रेस की डिफेंसिव अप्रोच यहाँ से नजर आ रही है, या ये कांग्रेस की अग्रेसिव अप्रोच यहाँ से नजर आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यहाँ से हम और घेराबंदी तेज करेंगे कि ये तो हमारी वजह से जीत गए, अगर हम उतर जाते मैदान में तो फिर ये जीत नहीं पाते। देखिए, इस एक बयान से मैं बहुत ये नहीं कह पाऊंगा कि इसके बाद कोई शिफ्ट है उनकी स्ट्रेटजी में। मोदी पे राहुल लगातार कई वर्षों से अटैक करते रहे, सीधे सीधे अटैक करने की कोशिश रहती। इस मामले में मुझे थोड़ी सी ये जरूर लग रहा है कि जो आपके उम्मीदवार थे उनके लिए उनको भी थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं कम आंकने वाली बात है। और ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले चुनाव में 75,000 वोट पाए, दूसरे में 1.5 लाख, और इस बार 4,60,000 वोट पाए हैं। इतना मैसिव उन्होंने इंक्रीज किया है। एक और बड़ी दिलचस्प बात इसमें जोड़ने जरूर चाहूंगा कि आज देखिए, अजय राय राजनीति में कब आए थे? जब उनके भाई की हत्या, ऐसा कहा जाता, आरोप लगता रहा, मुख्तार अंसारी ने की थी, तब वो राजनीति में आए 30 साल पहले। और आज
मुख्तार अंसारी के भाई भी वही बयान दे रहे हैं जो अजय राय दे रहे हैं। ये राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है जहां पे ये दोनों लेकिन साथ आ भी नहीं सकते हैं उस तरह से, क्योंकि दोनों का बहुत, और वो राजनीति में आना और एक भाई की हत्या के लिए उन्होंने लगातार उसका हथियार उठाया, ऐसा भी कहा गया उन्होंने ब्रजेश सिंह को ज्वाइन किया। आज उनकी राजनीति की वजह से उनको लोग जान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बयान देके अजय राय के उम्मीदवारी को भी कम आंका गया। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर प्रियंका को लड़ना था तो लड़ना था, अब नहीं लड़ा तो ये कहना अजय राय का भी एक तरह से कहिए कि अपमान करना है, अपमान कहें या उनके कद को छोटा करना। बिल्कुल, जबकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।